हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सीखो योर अल्टीमेट गाइड टू क्लास 10 एसएसटी। और आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ये चैप्टर ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि समझने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले, व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल ग्रुप्स। अब पावर शेयरिंग क्या है कि आप पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अलग अलग ऑर्गन्स में या सोशल ग्रुप्स के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इंश्योर करता है स्टेबिलिटी कंट्री के अंदर। कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं उससे रिड्यूस कर देता है उन चांसेस को और प्रमोट करता है डेमोक्रेसी। अब इसका एग्जांपल है, इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन सब के बीच में पावर शेयर करी गई है। वैसे ही क्या होता है कि हमारी जो पावर है वो शेयर करी जाती है आपकी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम दो कंट्रीज़ की कहानी से, जो है बेल्जियम और श्रीलंका की। सबसे पहले आता है बेल्जियम। अब बेल्जियम की कॉम्पोजिशन कैसी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, और ये हरियाणा से भी छोटा ही है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। तो जो 59% पॉपुलेशन है वो रहती है फ्लेमिश रीजन में, जो इस पूरे मैप के अंदर जो ब्लू रीजन है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? डच लैंग्वेज। और जो बाकी 40% है वो रहती है वलोनिया रीजन में और बोलती है फ्रेंच लैंग्वेज, जो ग्रीन कलर का एरिया दिखाया गया है मैप में। 1% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है? जर्मन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच थी और पावरफुल थी बाकी दोनों कम्युनिटीज से। और ये बात रिसेंट करी गई किसके द्वारा? डच स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा, जिनको ये बेनिफिट्स किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और एजुकेशन को बहुत बाद में मिले। और जो सोशल डिस्पैरिटी थी या जो डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से क्या हुआ? टेंशन पैदा होने लग गई किस किस के बीच? डच स्पीकिंग के और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के ड्यूरिंग दी 1950s एंड 1960s। अब जो ये प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा एक्यूट थी या बड़ी थी कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की। अब यहाँ पे स्पेशल प्रॉब्लम क्या थी जी? यहाँ पे 80% जो लोग थे या पॉपुलेशन थी वो बोलते थे फ्रेंच, और जो 20% थे वो बोलते थे डच। अब क्या हुआ? ऑल ओवर कंट्री के अंदर मेजॉरिटी किसकी थी? डच स्पीकिंग की थी, पर वो माइनॉरिटी में थे कहाँ पर? कैपिटल में, ब्रुसेल्स में। और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी थी ओवरऑल कंट्री के अंदर, बट वो मेजॉरिटी थी ब्रुसेल्स के अंदर। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब कैसे इस प्रॉब्लम को एकोमोडेट करा गया? तो जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने इसके जो रीजनल डिफरेंसेस थे और कल्चरल डाइवर्सिटी थी उसको देखा, समझा, और उसके बाद दिमाग के अंदर आ सकता है ये कि कितनी बार बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था। दैट वाज फॉर 4 टाइम्स एंड इट वाज बिटवीन 1970s to 1993। बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिस्क्राइब करता था कि जो नंबर ऑफ डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और कुछ ऐसे स्पेशल लॉज होंगे जहाँ पे सपोर्ट दोनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के मेजॉरिटी मेंबर्स का चाहिए होगा वहाँ पे, अगर कोई भी हमें स्पेशल लॉ लेके आना है कंट्री में। अब इससे क्या इंश्योर हुआ कि सिंगल कम्युनिटी है, कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी है, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग है या वो डच स्पीकिंग है, अकेले कोई डिसीजन ना बना सके। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सबॉर्डिनेट नहीं है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और बहुत सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो किसको दी गई थी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को। और जो ब्रुसेल्स थी वहाँ पे एक अलग गवर्नमेंट थी जहाँ पे जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। और वहाँ पे एक और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी लेके आई गई ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। वो कौन कौन सी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। 3 तरह के कौन कौन सी गवर्नमेंट्स आई बेल्जियम के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, द डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। अब हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट थी जहाँ पर जो लोग हैं एक कम्युनिटी के, वो इंडिविजुअल को इलेक्ट करते थे किसी भी कम्युनिटी टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग थी।
अब इसका एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे वो इलेक्ट करते थे एक फ्रेंच स्पीकिंग इंडिविजुअल को, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके उनकी कम्युनिटी को। आई होप ये समझ आया होगा तुम्हें। दिस गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। तो अगर कोई भी इश्यूज़ है किससे रिलेटेड, कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है, तो उसके अंदर किसके पास पावर थी? थर्ड गवर्नमेंट थी हमारी, जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। और ये बेल्जियम मॉडल था वो इतना अच्छा काम करा है अभी तक कि कोई भी इसकी वजह से कोई भी सिविक स्ट्राइफ नहीं हुआ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लोगों के बीच में, और जो कंट्री थी वो यूनाइटेड रही। और ब्रुसेल्स को चूज करा गया एज द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो हम बात करते हैं श्रीलंका की। इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है वो पढ़ते हैं। ये एक आइलैंड नेशन है जो कि सिचुएटेड है फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के सर्दर्न कोस्ट से थोड़ा सा आगे। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे 74% है सिन्हालीज और 18% है तमिल। अब तमिल्स के अंदर भी आगे दो सब ग्रुप्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स क्या है, ये नेटिव्स हैं श्रीलंका के और इनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। देखो इंडियन तमिल्स की बात, जो तमिलियंस हैं जिनके फादर, जिनके पूर्वज प्लांटेशन वर्कर्स की तरह श्रीलंका में आए थे ड्यूरिंग द कलोनियल रूल और वहाँ पे सेटल हो गए, और या 5% ऑफ द पॉपुलेशन। और जो मोस्टली सिन्हाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और जो तमिल्स हैं वो हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं, और 7% है क्रिश्चियंस, जो सिन्हालीज भी हैं तमिल्स भी हैं। अब मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक बिलीफ को सिग्निफाई करा जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो एबल होनी चाहिए रूल करने के लिए कंट्री को इन वट एवर वे इट वॉन्ट्स, कि जिस मर्जी तरह से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो चाहती है कि देश को वो रूल करे, वो उस। श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1948। द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। अब जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया सिन्हाला को एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि सिर्फ वहाँ पे श्रीलंका में सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है सिन्हाला, जिसकी वजह से डिसरिगार्ड हुआ किसका, तमिल लैंग्वेज का। अब गवर्नमेंट ने फॉलो करे प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ जो फेवर करते सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, कहाँ, यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो all these government measures gradually increase the feeling of alienation among श्रीलंकन तमिल्स। अब जितने भी ये गवर्नमेंट के मेजर्स थे उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई किनके बीच में, श्रीलंकन तमिल्स के बीच में। They felt that none of the major political parties led by these Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and culture. उनको ऐसा लगने लगा था जो भी ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कौन लेड कर रहा था, बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स कर रहे थे, और वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे उनकी लैंग्वेज के लिए, उनके कल्चर, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। अब उनको ऐसा लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन थी और गवर्नमेंट है वो डिनाई करते हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि उनके पास कोई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है और उनको डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है इन गेटिंग जॉब्स एंड देयर अदर अपॉर्चुनिटीज़। एज द रिजल्ट रिलेशंस बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ रिस्ट्रेंड ओवर टाइम। इनके बीच में बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग्स आने शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गए टाइम के साथ साथ। श्रीलंका उनको करने लगे बिकॉज दे वांटेड कि भाई जो तमिल है उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ हैं इनको एंड किया जाए। जो ये डिमांड थी उसको रिपीटेडली डिनाई करा गया, उससे मना किया गया कि ऐसा नहीं होगा। 1980s में बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिनकी डिमांड क्या थी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल इलाम हो, जो कि कहाँ हो, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में, जहाँ पे एक मेनली कौन एकोमोडेट करता है, आपके श्रीलंकन तमिल्स करते हैं। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ सिविल वॉर। अब जो ये सारी प्रॉब्लम थी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, वो किस में बदल गई, एक सिविल वॉर में। Thousands of people of both the communities were killed, many families were forced to leave the country as refugees and many lost their livelihoods। हज़ारों लोग दोनों कम्युनिटीज़ के मरे, उनको मार दिया गया, एक दूसरे के साथ जब वो लड़ रहे थे वो मर गए। बहुत सारी फैमिलीज़ को फोर्स करा गया कि भाई वो अपनी कंट्री को छोड़ दे।
और दूसरी कंट्रीज़ में रेफ्यूजीज़ की तरह रहे और बहुत सारे लोगों का काम जो छूट गया था। द सिविल वॉर हैज़ कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका को वाई वी नीड पावर शेयरिंग, अब हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है? यहाँ पे दो सेट्स हैं रीज़न के कि हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला आता है प्रूडेंशियल, द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि ये हेल्प करती है किसमें कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट है दो सोशल कम्युनिटीज़ के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, उसको कम करा जा सके। जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसके बाद क्या होती है, वायलेंस होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री के अंदर। हमने देखा कहाँ पर, श्रीलंका के केस में। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग कहाँ हो रही थी? बेल्जियम में। वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, पर श्रीलंका में हुई। पॉजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल्स को, उनकी नीड्स को या उनकी विशेस को ऊपर रखना, उनको प्रायोरिटी देना, ये अच्छा ऑप्शन थोड़े टाइम के लिए लग सकता है, बट इन लॉन्ग रन जो यूनिटी है नेशन की वो खतरे में आ सकती है, जो कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। एक डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वही सोर्स हैं किसके? पॉलिटिकल पावर के। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रिस्पेक्ट दी जाती है हर एक डाइवर्स ग्रुप को, उनके व्यूज़ को, जो कि एग्जिस्ट करती है एक सोसाइटी के अंदर। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसी। हर एक की अपनी आवाज़ है, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कैसी होंगी उसके अंदर। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर जो पावर शेयरिंग है वो बहुत तरीके से देखी जा सकती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव आर horizontal distribution of power, federal government and vertical distribution of power, community government, coalition government, and different interest groups. Horizontal distribution of power. Power is shared among different organs of government such as the legislature, executive, and judiciary. This arrangement is called horizontal distribution of power as it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है पावर? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में ही पावर को डिवाइड किया जाता है। हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस अरेंजमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अलाउ करती है अलग अलग ऑर्गन्स के जो है हमारे गवर्नमेंट के, उनको एक साथ प्लेस किया जाए, सेम लेवल पे होती हैं और ये अपनी अपनी डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। Such a separation of power ensures that none of the organs can exercise unlimited power. ऐसे separation of power की वजह से इंश्योर किया जाता है कि कोई भी जो ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, वो कोई भी अनलिमिटेड पावर या फिर अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। ईच ऑर्गन चेक्स दी अदर। हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर चेक रखता है। दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड आता है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब जो पावर है उसको शेयर करा जाता है गवर्नमेंट में एट डिफरेंट लेवल्स पे। एक जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, एक गवर्नमेंट हमारे रीजनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे देश के लिए उसको बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। इंडिया के अंदर हम उसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। हर एक कंट्री के अंदर जो प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट है उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे इंडिया में इसको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। मैनी कंट्रीज डोंट हैव एनी स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कुछ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे ये स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बताया गया है कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं और इस पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फाउंड इन बेल्जियम बट नॉट इन श्रीलंका। बेल्जियम के अंदर ये मिलती है क्योंकि वहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट है। श्रीलंका में ये केस नहीं था। इट इज़ नोन एज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर।
द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक पंचायत। पंचायत हमारी लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, उस तरह ये प्रिंसिपल वहाँ पे भी यूज़ होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग कौन सी है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर करी जा सकती है, जैसे कि हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे बेल्जियम के अंदर था कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस इज अ मेथड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन गवर्नमेंट। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको एक फेयर शेयर मिलता है गवर्नमेंट के अंदर। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in legislature and administration. ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल अरेंजमेंट्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं और जो वुमेन हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आती है हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट। In a democracy, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. एक डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है वो शेयर होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप्स को। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। समटाइम्स जो ये पावर शेयरिंग होती है ये डायरेक्ट होती है। व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest election। कब डायरेक्ट होती है? जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज एक अलायंस बनाती हैं, वो लोग 2 लोग साथ आते हैं, एक अलायंस बनाते हैं टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं, दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड द शेयर पावर। हमारे पास आखिरी टाइप ऑफ पावर शेयरिंग कौन सी आती है? डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। एक डेमोक्रेसी के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स में हमें मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे ऑल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर। अब उनका भी कुछ शेयर होता है गवर्नमेंटल पावर के अंदर। कैसे? थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कैसे वो करते हैं अपना गवर्नमेंटल पावर्स के अंदर? उनके शेयर होता है थ्रू पार्टिसिपेशन। वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंटल की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उनका आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।